हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज इंडिया एंड मंगोलिया रिलेशन। अब इंडिया मंगोलिया रिलेशन वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगता है देख के, मंगोलिया कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं लगता है, बट मंगोलिया इज जस्ट एबव चाइना, तो इस लिहाज से मंगोलिया जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड इज फ्यूचर ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लगभग 2 साल पहले अनाउंस हुआ था, अब उसमें क्या काम हो रहा है, उसका क्या फ्यूचर है, दैट इज ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेशन। थर्ड टॉपिक इज कॉमनवेल्थ गेम। हाँ जी, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में इंडिया में होने वाले हैं, अहमदाबाद में होने वाले हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वट एवर न्यू वर्ड्स न्यू की वर्ड्स यू आर लर्निंग टूडे, जो कि आप यूज कर पाओ मेंस एग्जामिनेशन में, जिससे आपका वोकैबलरी इनहेंस हो पाए, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर इनहेंस हो पाए, प्लीज मेंशन दोज इन द कमेंट सेक्शन। आगे हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वेरी रिलेशन, इंडिया एंड मंगोलिया रिलेशन। देखो आप यहाँ पे न्यूज आर्टिकल देख सकते हो, इंडिया मंगोलिया इंक 10 पैक्ट्स टाइज एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और मंगोलिया का अभी जो टाइज है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे एलिवेट हो गया। रीअफॉर्मिंग शेयर्ड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। मंगोलिया में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, पुराने कल्चर से दोनों, बुद्धिज्म से दोनों लिंक्ड कल्चर है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट खुरलेशुक उखना visit to India, both nations signed 10 MOUs in diverse sector, एनर्जी के मामले में, डिफेंस के मामले में, कल्चर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, सबके मामले में इंडिया और मंगोलिया ने बहुत सारा एक तरह से एमओयू शेयर किया। देखो मंगोलिया और इंडिया का लोकेशन हम यहाँ देखते हैं, दिस इज इंडिया। इंडिया के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, चाइना यहाँ पे, और ये कंट्री जो है वो मंगोलिया कंट्री है। ठीक है, तो जब आप आईआर पढ़ते हैं तो आईआर में हम पढ़ते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है, या नेवर्स नेवर इज योर नेचुरल फ्रेंड। तो नेवर जो है चाइना इज आवर नेचुरल एनिमी, या नेवर्स का नेवर जो है मंगोलिया इज आवर नेचुरल फ्रेंड, ठीक है, जो कि कौटिल्य ने बताया था। मंगोलिया इज लैंड लॉक्ड, हर तरह से चारों तरफ से लैंड है, कहीं समुद्र का एक्सेस नहीं है उसको। सेंट्रल एशिया है एक साइड में, एक साइड में रशिया है, एक साइड में चाइना है। उलान बटार इसका कैपिटल होता है। इट लाइज बिटवीन द साइबेरियन प्लेटू एंड द गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट और साइबेरियन प्लेटू के बीच में है, मेकिंग इट स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट इन यूरेशियन हार्टलैंड लिंकिंग ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। मंगोलिया में मिनरल्स काफी हैं, कोयला है, गोल्ड है, कॉपर है, लिथियम है। लिथियम जिसकी डिमांड धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है, वो क्रिटिकल मिनरल है हमारे लिए, लिथियम भी और कॉपर भी, और साथ में फ्लोरिस्पार भी बहुत ज्यादा है। इंडिया मंगोलिया का अगर हम हिस्टोरिकल रिलेशन बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे 1955 में, मतलब दोनों कंट्रीज ने एक दूसरी कंट्रीज में अपने अपने एम्बेसीज बनाए थे, और ये सिविलाइजेशनल रूट दोनों कंट्रीज का रूटेड है बुद्धिज्म में। दोनों कंट्रीज, इंडिया तो एक तरह से ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिज्म है, जबकि मंगोलिया में बुद्धिज्म काफी लोग फॉलो करते हैं। इंडिया सपोर्टेड मंगोलियाज मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप कब मिला मंगोलिया को? 1961 में, जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया। मंगोलिया को स्पॉन्सर्ड 1972 यूएन रेजोल्यूशन विद इंडिया एंड भूटान टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। बांग्लादेश 1971 में नेशन बना, 1972 में यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ, और एक तरह से को स्पॉन्सर किया मंगोलिया ने। इंडिया और भूटान के साथ साथ मंगोलिया के एक अलग कंट्री, बांग्लादेश को एक अलग कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करने के लिए 2015 में पीएम मोदी विजिट टू उलान बटार। पीएम मोदी उलान बटार गए क्योंकि वो चाइना के ऊपर है। एलिवेटेड टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, द फर्स्ट सच विद एनी साउथ एशियन नेशन। ठीक है, तो मंगोलिया ने पहला साउथ एशियन नेशन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया। मंगोलिया सपोर्टेड इंडियाज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिड टू इंडो पैसिफिक। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल बिड था इंडो पैसिफिक विजन को लेके, कि इंडो पैसिफिक में पीस होना चाहिए, इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, वो मंगोलिया ने सब कुछ सपोर्ट किया हुआ है। आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जब हम आईआर की बात करते हैं तो इंडिया से ईस्ट में क्या पड़ता है, जो कंट्रीज पड़ती हैं उनसे रिलेशन अच्छा करने के लिए हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं। मंगोलिया एग्जैक्टली ईस्ट में तो नहीं है, नॉर्थ में पड़ता है। नॉर्थ में ज्यादा कंट्रीज है नहीं, चाइना है, मंगोलिया है, और सीधे ऊपर रशिया हो जाता है। रशिया के बाद तो कुछ है नहीं, ठीक है, सीधे आर्कटिक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी हम देखते हैं ये आसियान कंट्रीज के साथ रिलेशन,
और नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड का मतलब जस्ट नेबरहुड तो है ही, मंगोलिया इज आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड, वहां भी हम मंगोलिया को आउटरीच करते हैं, मंगोलिया के साथ रिलेशन अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा हेरिटेज है, नेबरहुड है ना, चाइना का भी पड़ोसी है वो, कल्चरल डिप्लोमेसी भी हम करने की कोशिश करते हैं किसके साथ, मंगोलिया के साथ। मेजर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। India extended a $1.7 billion line of credit for a oil refinery project in Mongolia, India's largest development partnership project globally. Defense and security. India to provide training for Mongolian armed forces and launch capacity building program for border security forces. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस का कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ट्रेनिंग वगैरह इंडिया करवाएगा। कल्चरल एजुकेशनल सेंटर होगा, फॉर एग्जांपल रिनोवेशन किया जाएगा बीओजीडी बॉग्ड खान पैलेस का, योगा का प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। कोलेबरेशन किया जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया और गांडन मॉनेस्ट्री जो है वो एक तरह से मंगोलिया में, दोनों में कोलेबरेटिव एफर्ट किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, कनेक्टिविटी पे काम किया जाएगा। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एक तरह से ई वीजा अनाउंस कर रही हैं। इंडिया ने पहले अनाउंस किया, इंडिया अनाउंस फ्री ई वीजास फॉर मंगोलियन सिटीजन एंड पार्टनरशिप्स थ्रू द अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईटी एंड इंडिया मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल। क्रिटिकल मिनरल्स एंड एनर्जी कोऑपरेशन, डिस्कशन अंडरवे टू इंपोर्ट कोकिंग कोल फ्रॉम मंगोलिया। मंगोलिया से हम कोकिंग कोल मंगाएंगे, है ना। किस रूट से मंगाएंगे, व्लादिवोस्तोक से मंगाएंगे या चाइना के रूट से भी मंगा सकते हैं, टू डाइवर्सिफाई इंडिया एनर्जी सोर्सेस। अब देखो ये जो रूट देख रहे हो ना आप, ये यहाँ से देखो, ठीक है, दिस रूट यहाँ से अगर आप देखोगे, ये इधर से होके चाइना होके मंगोलिया से भी ऊपर होके यहाँ हम रशिया के पास जाते हैं, तो रशिया में सिटी आता है व्लादिवोस्तोक। तो मंगोलिया से ऐसे जाके व्लादिवोस्तोक और फिर सी वहां से एक्सेस है, सी रूट से हम लोग सीधे कहाँ से ला सकते हैं, चेन्नई ला सकते हैं, तो वहां से हम कुकिंग कोल को ला सकते हैं, ठीक है। इंडिया और सीधे सीधे मंगोलिया के बीच में बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये आप जरूर याद रखिएगा, प्रीलिम्स वगैरह में ऐसी चीजें खासकर पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये मंगोलिया के ऊपर जो रशिया दिख रहा है ना आपको, रशिया नीचे तक आता है ना, नीचे तक आता है। यहाँ पे जो आपको सिटी मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, व्लादिवोस्तोक। तो मंगोलिया से कोई गुड्स जाएगा रशिया व्लादिवोस्तोक और वहां से ऐसे नीचे से होते हुए इंडिया पे आ जाएगा, ठीक है। चैलेंज इन द पार्टनरशिप, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, मंगोलियाज लैंड लॉक पोजीशन लिमिट डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद इंडिया एंड इंक्रीज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। मंगोलिया लैंड लॉक्ड है, सी का एक्सेस नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें आपका कनेक्टिविटी कम हो जाता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, शिपिंग का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है, और इसी की वजह से इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी चाइना पे बढ़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज भी कम है, पीपल टू पीपल टाइज जो है वो भी क्या है, कमी हो जाती है, ठीक है। रीजनल वोलेटिलिटी, टेंशन इन ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया पोज डायरेक्ट सिक्योरिटी रिस्क टू इंडियाज स्ट्रेटेजिक आउटरेस्ट। आगे वे फॉरवर्ड की हम बात करते हैं। इंडिया और अगर हम बात करें सीधे सीधे मंगोलिया को लेकर, तो हमें ये जो व्लादिवोस्तोक रूट है अपना, है ना, व्लादिवोस्तोक रूट कहाँ से है, यहाँ से चेन्नई से लेकर के, और ये सीधे कहाँ से जाएगा, चेन्नई से रशिया तक जाएगा। तो उस रूट को और ज़्यादा हमें कनेक्टिव बनाना पड़ेगा। छावार पोर्ट से रूट को और ज़्यादा एक्सेस दिला सकते हैं कि छावार पोर्ट कहाँ पे है, छावार पोर्ट ईरान में पड़ता है। इंडिया से आप जाइए ईरान, ईरान से जाइए सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से हम जा सकते हैं मंगोलिया जा सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइज एनुअल मिनिस्ट्रियल डायलॉग, इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब एक उसको इंस्टीट्यूशन का रूप दे दीजिए कि हर साल एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग होगा ही मिनिस्टर्स के बीच में, इंडिया के मिनिस्टर्स, मंगोलिया के मिनिस्टर्स, अलग अलग मैटर्स पे होगा, ट्रेड पे, कल्चर पे, सिक्योरिटी पे, क्रिटिकल मिनरल पे, है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे, सब पे कोऑपरेशन हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। पीपल टू पीपल इंगेजमेंट बढ़ाना जरूरी है। जब पीपल टू पीपल इंगेजमेंट बढ़ता है, दो कंट्रीज में लाइकिंग्स अपने आप बढ़ जाती हैं। सेकेंड टॉपिक इज फ्यूचर ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज आवर इंडिया, इंडिया से आप जाओ मिडिल ईस्ट, ठीक है, ये रहा मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से आप जाओ यूरोप। ये पूरा जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एक तरह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका काउंटर है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इनिशिएटेड लॉन्च एट द G20 समिट 2023 में, जब इंडिया में G20 हो रहा था,
उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया मतलब हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे इंडिया से मिडिल ईस्ट का और मिडिल ईस्ट से यूरोप का, सो दैट कि हमारा ट्रेड, पीपल टू पीपल रिलेशन है ना, कल्चर एक्सचेंज, सारा कुछ जो है यहाँ पे बढ़ सके। इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ सीमलेस ट्रांसपोर्ट, सीमलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एनर्जी नेटवर्क है ना, अरेबियन गल्फ के बीच में, इंडिया के बीच में, यूरोप के बीच में, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूरोपियन यूनियन, इन कंट्रीज के बीच में ये क्या हुआ, साइन हुआ। IMEC forms the partnership for the global infrastructure and investment launched by the G7, है ना। जो G7 कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस और कनाडा, ये 7 कंट्रीज हैं। तो G7 ने चाइना के बेल्ट एंड रोड को काउंटर करने के लिए, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए 2021 में लॉन्च किया था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसी के तहज पे या उसी के अंदर आप समझ सकते हो कि IMEC भी है, क्योंकि इंडिया से मिडिल ईस्ट से यूरोप, इसमें यूएस भी पार्टनर बन रहा है। ठीक है, पर्पस ऑफ द IMEC क्या होगा, कनेक्टिविटी मेन पर्पस है। कनेक्टिविटी में मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी रहेगा, रेल कनेक्टिविटी भी रहेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ नीचे हाइड्रोजन के पाइप्स लाइन भी बनाए जाएंगे, सी केबल्स भी बिछाए जाएंगे। To facilitate economic integration through infrastructure, port, railways, energy pipelines, digital network, ये सब एक्सटेंड किया जाएगा। To build a clean hydrogen pipeline, electricity cable and undersea digital cable across the corridor. To promote trade efficiency, green energy transition and regional economic cooperation. ट्रेड का एफिशिएंसी बढ़ाया जाएगा, ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन एंड रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो IMEC का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा ट्रेड रूट। अब देखो इसमें से ट्रेड रूट क्या है इंडिया के लिए, ट्रेड रूट जो मेन ट्रेड रूट है ये है, देखो आप इसको ट्रेस करो, देखो ये ऐसे जाके ये रेड सी है, रेड सी से होके ट्रेड रूट गुजरता है, फिर मेडिटेरेनियन सी है ना, इधर से आप अफ्रीकन कंट्री भी जाते हो, यूरोपियन कंट्रीज भी जाते हो। बट अगर हम डायरेक्टली यहाँ से जाना शुरू करें, इस पर्शियन गल्फ के रास्ते से होके जाना शुरू करें, यहाँ से यहाँ शिप से, फिर रोड से, ठीक है, फिर शिप से, ऐसे अगर हम होके जाना शुरू करें तो हमारा जो ट्रेड रूट है वो क्या होता है, डाइवर्सिफाई होता है, अलग अलग रूट्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ ट्रेड एक्सीडिंग $136 बिलियन एनुअली। यूरोपियन यूनियन एक कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्री एज अ होल इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एक कंट्री में तो यूएस और चाइना आ जाती हैं। यूएई एंड सऊदी अरेबिया रिमेन्स वाइटल पार्टनर। एनर्जी हमें कौन देगा, हमें क्रूड ऑयल कौन देगा, हमें गैस कौन देगा, ये कंट्रीज देंगी। ठीक है, तो ये कॉरिडोर क्या करेगा, इंडिया का रोल को स्ट्रेंथन करेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में, किस सी के थ्रू, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में हमारा एक्सेस जो है वो और बढ़ेगा, सप्लाई चेन वगैरह और ज्यादा एक्सटेंड होगा, है ना, स्ट्रेंथन होगा। अब IMEC में चैलेंजेस किसको लेके हैं, चैलेंजेस वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट। ये देखो, ये इजराइल, गाजा, यहाँ जो लगातार बमबारी होती रहती है, प्रॉब्लम होता रहता है, वॉर होता रहता है। कुछ दिनों पहले ईरान से भी चल रहा था, तो ये कुछ ना कुछ होते रहता है, यमन में भी चल रहा होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इनके वजह से जो है ये आपको प्रॉब्लम हमेशा देखने के लिए मिलती रहेगी। ठीक है, इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट और वगैरह वगैरह, बहुत सारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है इधर चलता रहता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई ओवर ट्रेड डोमिनेंस। सऊदी अरेबिया बड़ा कंट्री है, ठीक है, यू कैन लुक एट सऊदी अरेबिया। यूएई बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन दुबई कहाँ है, यूएई में। दोनों में एक तरह से लीडरशिप टसल चलता रहता है, डोमिनेंस का टसल चलता रहता है। लैक ऑफ टैरिफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। अंडर डेवलप्ड क्रॉस सऊदी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज कनेक्टिविटी बिटवीन कॉरिडोर लेग्स। अंडर डेवलप्ड क्रॉस सऊदी रेलवे, सऊदी के अंदर या सऊदी से बाकी इधर जॉर्डन और बाकी कंट्रीज में, तो रेल लिंक जो डेवलप करना था, वो रेल लिंक अभी तक डेवलप नहीं हुआ। अब देखो हाइफा, अल हदीथा, रियादा, ये सारी सिटीज का नाम आपको अब धीरे धीरे याद होना चाहिए। यहाँ पे रेल लिंक जो है डेवलप नहीं हुआ, जो एक प्रॉब्लम की वजह है। पैलेस्तीन की बात तो हम कर ही रहे हैं, इजराइल हमास पैलेस्तीन की बात तो हम कर ही रहे हैं। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इंडिया एंड पार्टनर्स मस्ट अडॉप्ट कॉरिडोर रूट्स टू इवॉल्विंग वेस्ट एशियन पॉलिटिकल रियलिटीज। इंक्लूसिव रीजनल डायलॉग को प्रमोट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जाए, enhance institutional mechanism for tariff, insurance, trade, deepen India-Europe strategic partnership, prioritize space building and multilateral coordination। ये सब काम यहाँ पे हमें करना है। Commonwealth Game 2030. Next, talk about Commonwealth Game 2030. Ahmedabad has been selected as the proposed host city for the 2030 Commonwealth Game.
अहमदाबाद को सेलेक्ट किया गया है एज द प्रपोज्ड होस्ट सिटी फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, इंडिया सेट टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन गुजरात। इंडिया जो होस्ट करेगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे? गुजरात। ठीक है, तो 2030 में यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। 2010 में लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, जो 20 ईयर्स बाद होने वाला है। द मूव इज viewed एज अ स्ट्रेटेजिक स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज बीट फॉर द 2036 ओलंपिक्स। 2036 ओलंपिक्स के लिए हम विड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ओलंपिक्स हो। तो अगर कॉमनवेल्थ गेम्स होता है तो पूरे वर्ल्ड को हम दिखा पाएंगे कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हम ओलंपिक्स का होस्टिंग कर सकते हैं। अब देखो कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन बहुत सारे कंट्रीज पे कब्जा जमाए हुए था। तो ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हुआ करती थी, जैसे इंडिया भी उसकी कॉलोनी था, पाकिस्तान भी कॉलोनी था, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज कॉलोनी थी। जब सारी कंट्री इंडिपेंडेंट होने लगी तो इनका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। अब उसमें किसी पे दबाव नहीं था, प्रेशर नहीं था कि आप मेंबर रहिए ही रहिए कॉमनवेल्थ का, बट इंडिया ने कॉमनवेल्थ का मेंबर रहना एक्सेप्ट किया। एक तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, जैसे ब्रिक्स है, जैसे एससीओ है, वैसे ही कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ जिनका कहीं ना कहीं ब्रिटेन से जुड़ाव था, तो मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वही हैं, बट लिमिटेशन नहीं है, बाद में और भी कंट्रीज इसमें इसके मेंबर बन रही हैं, बट इनिशियली जो कॉन्सेप्ट था वो कॉमनवेल्थ का वही था। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुआ था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1930 में हुआ था, कनाडा में होस्ट किया गया था। गेम्स को 4 साल में होस्ट किया जाता है। द इवेंट्स नेम इवॉल्व फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स टू कॉमनवेल्थ। पहले इसका नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम था। सिग्निफिकेंस ऑफ होस्टिंग CWG, हमें अपना ओलंपिक का क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है। बूस्ट्स अर्बन एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, स्टेडियम्स वगैरह को, खाली क्रिकेट स्टेडियम होने से तो होगा नहीं, बाकी स्टेडियम्स को हमें, बाकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्सेस है ना, इन सबको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। प्रमोट यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, एक स्पोर्ट्स का कल्चर लेके आना है और स्पोर्ट्स टूरिज्म लेके आना है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी फ्यूल होगा। इनहांसेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद इन द कॉमनवेल्थ फ्रेमवर्क। अबाउट द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, देखो कॉमनवेल्थ कब डिक्लेयर हुआ था? लंदन डिक्लेरेशन 1949 से, कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट किया जाए, है ना। इसमें कितने हैं? 56 कंट्रीज, मेनली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। रिसेंट मेंबर इंक्लूड गैबोन और टैगो। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? लंदन में। मेन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है सेक्रेटेरिएट जो है। कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 2nd मार्च ऑफ मंडे ऑफ मार्च। इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ, इंडिया मेड इट्स डेब्यू इन द सेकेंड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इन 1934, क्योंकि इंडिया उस समय ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही था। इंडिपेंडेंस के बाद हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया। इंडिया रैंक्स अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मिंग CWG नेशन, फिनिशिंग 4th इन द बर्मिंघम 2022 विद 61 मेडल। कितने मेडल मिले? 61, 22 गोल्ड मेडल मिले। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी विद इन द कॉमनवेल्थ इनहेंसेस इंडियाज ग्लोबल इमेज एंड लीडरशिप रोल। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ने इनहेंस किया है इंडिया का ग्लोबल इमेज एंड लीडरशिप रोल। ठीक है, अब आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। फर्स्ट, इंडिया मंगोलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर। अब ये 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया मंगोलिया रिलेशनशिप वाज एलिवेटेड टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू उलान बटार इन 2015। इंडिया हैज एक्सटेंडेड ए $1.7 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर मंगोलिया। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक तरह से उधार ही समझो, उधार जिसको आराम आराम से कोई लौटा सके। तो मंगोलिया फॉर कंस्ट्रक्टिंग इट्स फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया फोकसेस प्राइमरली ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ऑप्शन सही है, आप बताओ। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं? एनर्जी पाइपलाइन है, अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी केबल है, डिजिटल नेटवर्क है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, कॉरिडोर ईस्टर्न सेगमेंट डायरेक्टली कनेक्ट्स यूरोप विद इंडिया वाया द मेडिटेरेनियन सी। तो ये 2 ऑप्शन है। थर्ड इज कॉमनवेल्थ गेम। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ और गेम 4 साल में होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बताइए। ये लास्ट क्लास के क्वेश्चन थे, है ना, जो कि यहाँ पे हमने आंसर्स दे दिया है। प्रीवियस क्लास के, प्रीवियस DCA के MCQ के आंसर्स आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी के जो MCQ हैं उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।